Now, our today's topic is capillarity और resin formula पढ़ेंगे। कैपिलैरिटी से शुरू करते हैं। कैपिलैरिटी जो टर्म है एक खास तरह के ट्यूब के ऊपर बेस्ड है। वो जो ट्यूब होती है बहुत ही ज्यादा बारीक है, बहुत ही ज्यादा पतली। ठीक है, इसको कैपिलैरिटी ट्यूब बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जो कैपिलैरिटी है ये वर्ड हमें मिला कैपिला। कैपिला वर्ड मिला लैटिन लैंग्वेज से। कहाँ से मिला? लैटिन लैंग्वेज से। कैपिला का मतलब होता है हेयर लाइक, बालों जैसे। यानी कि जितने पतले बाल होते हैं इतनी पतली ट्यूब। देखो इतनी पतली तो वैसे होती भी है, नो डाउट। इतनी बारीक ट्यूब्स होती है, बट आपको लेबोरेटरीज में, आम स्कूल या कॉलेज के लैब में इतनी इजिली नहीं मिलेगी। ठीक है, बट बहुत ही ज्यादा बारीक होती है। इतनी बारीक, ये भी मोटी बना दी है मैंने। ये भी मोटी है, वो इससे भी बारीक होती है। और वो धीरे धीरे करके क्या सोक करती है। सोक कर करके मतलब अगर आपने इतने पानी के अंदर इसको डाला है इस तरफ पानी को ट्रांसफर करने के लिए, तो बहुत स्लोली है इसको ट्रांसफर करने का, ऑब्वियसली स्पेस कम है इसके पास। ठीक है, तो ये होती है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या ट्यूब होती है जिस जो कि बहुत ही ज्यादा बारीक है, बहुत ही ज्यादा बारीक। इसको आप कह सकते हो वेरी फाइन बोर की होती है। वेरी फाइन बोर की होती है, या आप कह दो हेयर लाइक बोर की होती है। हेयर लाइक बोर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। जब भी एक कैपिलरी ट्यूब को किसी यू कैन से दोनों तरफ से मैं खोल दूं, ओपन है दोनों एंड से, उस वक्त जो है उसको मेरे कैपिलरी ट्यूब को जो दोनों तरफ से ओपन है उसको डिप कर दिया लिक्विड में। उस और उसकी जो वॉल्स है वो भी वेट हो रही है, मान लो किसी अल्कोहल में डाल दिया, इथाइल अल्कोहल में डाल दिया मान लो, तो लिक्विड है ट्यूब के अंदर आइस कर जाएगा। तो मेरे पास ना इस तरह से एक बीकर है, इसके अंदर मेरी इथाइल अल्कोहल डाली है, और यहाँ पर मैंने किसी तरीके से उस कैपिलरी ट्यूब को फिट कर दिया। कैपिलरी ट्यूब बहुत बारीक होती है, बहुत मोटी में दिखा दी मैंने, बहुत बारीक होती है, बहुत ही ज्यादा पतली। लेकिन इसके अंदर भी मुझे वो लिक्विड के यहाँ तक राइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर एक और कंडीशन है मेरे पास। अगर ऐसी एक वेसल में कैपिलरी ट्यूब को मैंने डाल दिया, सेम साइज की लेना, चलो वरना आप कंफ्यूज हो जाए कि मैंने बड़ी ले ली, ये डिप हो गया। सेम साइज की मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है, सेम ही width की, ये सेम ही डायमीटर उसका। उसमें जो लिक्विड है कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स को डिप यू कैन से वेट नहीं करता। लिक्विड डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। डिप्रेस होके मतलब कि लिक्विड का लेवल है यहाँ पे, लेकिन कैपिलरी के अंदर ये यहाँ तक ही आता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो दोबारा। मेरे पास एक वेसल है, उस वेसल में मैंने यहाँ तक का लिक्विड भरा, और वो क्या कैपिलरी की ट्यूब की जो वॉल्स है उसको वो क्या वेट कर पा रहा है, और उसमें जो लिक्विड राइज हो रहा है इन कैपिलरी ट्यूब। लेकिन वैसे ही उसी तरह से मैंने एक लिक्विड लिया, उसकी वॉल्स को, उस कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स को उस लिक्विड ने वेट नहीं किया, तो लिक्विड जो यहाँ पे डिप्रेस हो गया। कुछ याद आया? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किया था हमने, उसमें हमने एक ट्यूब डाली थी नैरो ट्यूब, और उसमें लिक्विड ऐसे ऊपर चढ़ रहा है। तो बाहर से देखा था, अभी देखो अंदर से भी बढ़ रहा है। जब ये अंदर से भी बढ़ रहा है, अंदर से भी क्या है, जैसे इस तरह का मेनिस्कस दिख रहा था, यहाँ पे भी इसका ऐसे इसी तरह का मेनिस्कस होगा अंदर की तरफ कैपिलरी ट्यूब के अंदर। तो सर थीटा मेरे पास लेस देन 90 था, राइट। कनकेव मेनिस्कस मेरे पास बन रहा था। कौन सा लिया था मैंने? यहाँ पे इम्प्योर वाटर लिया था। इम्प्योर वाटर, या कह दो अल्कोहल है, या कह दो मिथाइल आयोडाइड है। दिस केस में मरकरी था, इफ यू रिमेम्बर। मरकरी के केस में इस तरह से था ना मेनिस्कस, तो इसका मेनिस्कस भी ऐसे ही होगा, ऐसे। और इसमें इसकी वॉल्स को वेट नहीं करेगा, और क्योंकि डिप्रेस हो जाता है, वो कैपिलरी के अंदर भी डिप्रेस होगा। कैपिलरी ट्यूब के अंदर यहाँ पे थीटा मेरे पास 90 डिग्री से ज्यादा था। तो जो फिनोमिनन मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, कहीं पे लिक्विड
राइज करे, कहीं भी वो डिप्रेस कर रहा है, फॉल कर रहा है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। इस फिनोमिनन को एज कम्पेयर टू सराउंडिंग अगर देखें, यहाँ पर तो देखो लिक्विड का लेवल यहाँ पर था, यहाँ पर लिक्विड नीचे गिर गया कैपिलरी ट्यूब के अंदर, यहाँ पर उतना ही लेवल था, लेकिन इसमें कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड ऊपर तक चढ़ रहा है। तो एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, कहीं पे लिक्विड ऊपर बढ़ रहा है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, कहीं पे लिक्विड नीचे जा रहा है, उस प्रोसेस को, ये फिनोमेनन को कैपिलरिटी कहते हैं। और हमारी डेली लाइफ में ये चीजें होती है। मान लो मेरे पास कोई ब्लोटिंग पेपर है, यू कैन सर्च अबाउट इट। फ्लोटिंग पेपर अगर घर पे नहीं है, यू कैन आल्सो गेट इट फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर। वो क्या है, इंक को इसे कैपिलरी एक्शन से सोक कर लेते हैं। जो फ्लोटिंग पेपर के अंदर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, उसको ये सोक कर लेते हैं, कैपिलरी की तरह एक्ट करते हैं। इसके अलावा मेरे पास ना कोई धागा है, धागा छोड़ो, बत्ती बनाते हैं ना हम, बत्ती इन द सेंस, जब दिए लगाते हैं दिवाली के टाइम पे, तो हम रुई से क्या बत्तियां बनाते हैं, ठीक है, विक्स बनाते हैं। वो विक मेरे के ऑयल का दिया लिया, ठीक है, दिए के अंदर ऑयल डाला, बट उस विक को, कॉटन विक को मैंने पूरा नहीं डिबोया, यहाँ तक रखा, यहाँ से ऐसे विक को ऊपर बाहर की तरफ टिका के रखा। आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ सेम कैपिलरी एक्शन, उसके अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक हेयर लाइक ट्यूब्स होती है, हेयर लाइक बोल्स होते हैं। वो जो कॉटन के अंदर जो हेयर लाइक बोल्स बने हुए हैं, वो धीरे धीरे मान लो मैंने यहाँ तक करा हुआ था, तो इतना पार्ट उसका ऑयल के अंदर चला गया, वो ऑयल ऊपर के ऊपर स्प्रेड होता जाएगा, ऊपर के ऊपर चढ़ता जाएगा, यहाँ पे कैपिलरी राइज हो रहा है, ठीक है। वो यहाँ तक तो विक अपने आप ही पूरी ऑयल के साथ अपने गीली हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, ठीक है। इसके अलावा टावल्स, हमारे घर में जो टावल्स होते हैं, टावल्स, उसके अंदर भी तो, टावल के अंदर भी तो ये होता है, वो थ्रेड से नहीं बाहर निकली होती, दीज आर द कैपिलरीज। कैपिलरीज के, अब आप एक हमारे पास मान लो आपने जो टी शर्ट उतारी है, उसी से कपड़े अपनी वेट बॉडी को अगर आप पोंछने लगोगे, या मान लो कोई भी कपड़ा है, आम कपड़ा, उसमें वेट बॉडी को पोंछने लगोगे, तो वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होगी जितनी जल्दी वो टॉवल से ड्राई होगी, बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरी एक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसमें वाटर नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन, ठीक है। नीचे की तरफ जाके ब्रांचेस में जाके पत्तों तक पहुंच जाता है पानी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, ठीक है। उसके अंदर सैप्स होते हैं, सैप राइज कर जाते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट टू द लीव्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। इसके अलावा पेन की जो निब होती है, वो भी कैपिलरी एक्शन की हेल्प से होती है। अब देखिए, अगर कैपिलरी एक्शन, वो निब हमारे पास होती है, इतनी बड़ी एक निब होती है, उसके अंदर इतनी कम स्पेस ना हो, मान लो मेरे पास इतनी चौड़ी निब है, मैं कुछ भी लिखूंगी पहले तो इंक गिरेगी सारी कॉपी पे, कि उसको होल्ड नहीं कर पा रही है, एक लिमिट ने होल्ड नहीं कर पा रही है, तो जितनी बारीक मेरे पास निब होगी उतना अच्छा वो पेन चल रहा होगा, राइट। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरी एक्शन। ये मेरे पास क्या है, कैपिलरिटी आ गया, क्या आ गया मेरे पास, कैपिलरिटी। तो इसमें कहीं तो किसी में तो राइज हो जाते हैं सेम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से, और मरकरी वाले केस में हमेशा ये फॉल करेगा, ठीक है, क्यों, ठीक ठाक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री आ गया एंगल ऑफ एक्शन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्शन बोल रही हूँ, सॉरी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में ग्रेटर देन 90 डिग्री आ गया, क्लियर। आगे करते हैं एसएन फॉर्मूला। करना कुछ नहीं, इसमें हमने कैपिलरिटी इसीलिए ली है। मेरे पास एक बीकर है, यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं, मेरे पास में एक बीकर है, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास मेरी कैपिलरी ट्यूब डाली हुई है, इस तरह से। बहुत छोटी करके दिखाऊंगी, क्योंकि इसको हमने बहुत डीप से देखना है, तो जूम करके देखना पड़ेगा बेसिकली, तो मुश्किल हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब है मेरे पास, रेडियस ऑफ आर, ठीक है। ये जो मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस है, मान लो यहाँ से ले रही हूँ मैं रेडियस, ट्यूब का रेडियस, ये तो उसका हो जाएगा, ट्यूब का रेडियस ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है मेरे पास, कैपिटल आर ले लेते हैं। आर क्या, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
मेरे पास इसका रेडियस आ गया और सरफेस टेंशन मेरे पास है, सरफेस टेंशन जो भी मेरे पास इसके अंदर लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रो। ठीक है, डेंसिटी क्या है उसकी, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, लिक्विड की रो। ठीक है, मान लो, सपोज कर लो जो लिक्विड है, सपोज द लिक्विड वेट द साइड्स ऑफ ट्यूब, वेट्स द साइड्स ऑफ ट्यूब। अब इससे तीन चार बातें तो सीधे निकल के आ गई, क्या आएगी, थीटा के लेस देन 90 होगा। ठीक है, क्या होगा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी कोहेसिव फोर्स से, और क्या होगा, कनकेव मेनिस्कस बनेगा। कनकेव मेनिस्कस बनेगा मतलब इनसाइड द कैपिलरी, इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब लिक्विड विल राइज। पिछली 2 दिन क्लासेस से हम ये चीज करें, लिक्विड विल राइज। दैट मीन्स जैसे ही मैंने कैपिलरी को डाला इस बीकर के अंदर, थोड़े समय बाद मैंने नोटिस किया लिक्विड का लेवल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब मैं इसको ऐसे तो बनाऊंगी नहीं, क्यों, मेनिस्कस बनाऊंगी मैं यहाँ पे, सीधी सी बात है, यहाँ पे मेनिस्कस बनेगा तो मेरे पास यहाँ पे कनकेव मेनिस्कस बन गया इस तरह। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप वाला भी हमारा एक्सप्रेशन काम आएगा। जो प्रेशर है कनकेव साइड में, यानी कि इस साइड में ज्यादा है ऑफ द लिक्विड सरफेस, ऑब्वियसली बात है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऊपर चलो ऊपर चलो, इतना प्रेशर है कि ऊपर की तरफ चढ़ गया। अगर प्रेशर कम होता तो नीचे की तरफ गिरता, जैसे मरकरी में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर अंदर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मैं इसको पी आई ले लूं। ठीक है, मान लो यहाँ पर है मेरे पास कोई पॉइंट, यहाँ पर है मेरे पास पॉइंट ए, ये खुली ओपन है, दिस ट्यूब इज ओपन। ठीक है, ये पर मेरे पास पॉइंट ए, यहाँ पे मेरे पास प्रेशर होगा पी आउटसाइड, यहाँ पे ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो ये सिंपल प्रेशर कह लो। जो इसके जस्ट नीचे जो मेरे पास पॉइंट है बी, जस्ट नीचे यहाँ पर मेरे पास आएगा पी आई, पी आई आ गया। पी आई क्या होता है, पीओ माइनस 2s अपॉन आर, किया था ना, किया था कि नहीं, पीओ माइनस 2s अपॉन आर किया था हमने। प्रेशर ऑफ कनकेव साइड, याद करो, प्रेशर ऑफ कनकेव साइड माइनस प्रेशर ऑफ कन्वेक्स साइड क्या है, 2s अपॉन आर। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड क्या है, 2s अपॉन आर। तो इधर से मैं अगर बाहर से देखो, मेरे लिए तो मैंने कन्वेक्स साइड है, लेकिन अंदर से तो कनकेव साइड ही है ना, समझ में आ रही है बात। तो इनसाइड द प्रेशर जो होगा, मैंने इसके जस्ट नीचे कह रही हूँ मैं अभी, जस्ट नीचे मैंने इसके नीचे जैसे जाओगे प्रेशर और चेंज होता जाएगा। ठीक है, नीचे जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा केवल। तो मैं यहाँ से अगर प्रेशर इनसाइड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2s अपॉन आर माइनस पीओ। तो मैं पीओ को आगे रखना चाहती हूँ, तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। ठीक है, तो मेरे पास पी आई आ जाएगा, पीओ माइनस 2s अपॉन आर, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इधर माइनस मल्टीप्लाई करके, जैसे भी आप करना चाहो। ठीक है, मेरे पास बेसिक सी बात है, मेरे पास पी आई क्या होता है, पीओ माइनस 2s अपॉन आर होता है, बस इतना ही याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जस्ट नीचे मेरे पास इनसाइड द मेनिस्कस या इनसाइड द लिक्विड इतना प्रेशर आ गया। ठीक है, बाहर तो ये 2s अपॉन आ रही है, बाहर जो प्रेशर है वो 2s अपॉन आ रही है। लेकिन अब हमारे पास मेन चीज क्या देखने वाली, मेरे पास मान लो मैं इस पॉइंट पे आ गई, जब मैं यहां से देखती हूँ इसका प्रेशर, मान लो ये ए है, बी है, सी डी ई, सी और डी पे मैं देख रही हूँ, सी और डी एट पॉइंट सी एंड डी प्रेशर इज सेम। वाई, वो सीधा ओपन है, दे आर ओपन टू एटमोस्फियर।
लिक्विड ओपन एटमॉस्फेयर के, तो उस केस में देखो लिक्विड स्टैटिक है, लिक्विड रेस्ट पे है, कुछ हिल जुल नहीं हो रहा इसमें। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे जितने मर्जी पॉइंट बना लूँ मैं, जो सरफेस लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं जो ओपन टू एटमॉस्फेयर, सबका प्रेशर सेम होगा। सी और डी के लिए सभी का प्रेशर सेम होगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ का जो पॉइंट है, ये तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर आ गया पॉइंट, तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर आ गया पॉइंट, यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिफरेंट होगा। प्रेशर प्रेशर एट पॉइंट ई अगर मैं निकालू तो मेरे पास क्या आएगा, PO माइनस 2S अपॉन आर प्लस में, देखो विद डेप्थ, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर चढ़ गया नीचे की तरफ जा रहे हैं, हाइट इतनी हाइट, जितना लिक्विड का सरफेस है उतनी इतनी हाइट ऊपर चला गया था, तो वो हाइट नीचे आ रही है, वो हाइट आ गई, ठीक है। अब इसके ऊपर ग्रेविटी का एक्ट पड़ रहा है, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर बढ़ता है, नीचे की तरफ जब लिक्विड की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। साथ में क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड H0 या H रो या रो जी, कुछ भी ले लो, बिकॉज द प्रेशर डिक्रीजेस विद डेप्थ। ये मेरे पास क्या आ गया, अभी हमने किया था कुछ दिन पहले एनर्जी वाला टॉपिक है ना, फ्लूइड की एनर्जी, तो उसमें मैंने पोटेंशियल हेड किया, तो यहाँ पे प्रॉपर पोटेंशियल हेड लग रहा है, क्योंकि हम नीचे की तरफ जब सिर्फ ऊपर थोड़ी देख रहे हैं, नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते जा रहे हैं मेरे पास ग्रेविटी भी लग रही है, हाइट के साथ नीचे गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी भी लग रही थी, हाइट भी लग रही है, और यहाँ पर जो लिक्विड है उसकी कुछ डेंसिटी भी है, तो आएगा ये एच, राइट। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूं एट पॉइंट टी, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अगर लिक्विड स्टैटिक है, देखो अब एक चीज और देखो, पास्कल लॉ क्या कहता है कि लिक्विड स्टैटिक है, या सरफेस टेस्ट कह लो, लिक्विड स्टैटिक है, रेस्ट पे है, तो सब जगह प्रेशर सेम होगा, तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में ही आ रहा है, ये पॉइंट ई पे आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो प्रेशर एट पॉइंट ई है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर एट पॉइंट ई क्या है, किसके को लाएगा, जितना आउटसाइड का प्रेशर है, तो मैं यहाँ पे पीई ले लूँ, जो आउटसाइड का प्रेशर उतना ही इसका है, क्योंकि ये वाले तो आउटसाइड प्रेशर की इक्वली आ रही है, इतना आउटसाइड का प्रेशर, क्यों इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर ही बाहर का लग रहा है, राइट। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स उनको ऊपर प्रेशर भी बाहर का लग रहा है, बट हॉरिजॉन्टल लेवल में देखो तो आता तो ई पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो मैं ये मान लेती हूँ कि यहाँ पे भी आउटसाइड प्रेशर लग रहा है, तो मेरे पास दो इक्वेशन था, नाउ लेट्स कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो पहले ई पे मैंने निकाला PO माइनस 2S अपॉन आर प्लस एच रो जी, मुझे मैंने निकाला PE क्या है, प्रेशर पॉइंट ई क्या है, आउटसाइड प्रेशर इक्वल है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी, एच रो जी माइनस 2S अपॉन आर इक्वल टू 0, मैं कह सकती हूँ एच रो जी इक्वल टू 2S अपॉन आर। एक बार इसको देखो, मुझे यहाँ से हाइट मिली 2S अपॉन आर रो जी, मुझे हाइट मिली कि जो लिक्विड है कैपिलरी के अंदर कितना राइज कर गया, हाइट क्या है, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, यही हमने ऐसे फॉर्मूला के अंदर करा। क्या ये प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं मिला, नहीं, ये जो आर है ना, इससे रिमेम्बर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, मुझे लिक्विड की हाइट जाननी है, कैपिलरी की रेडियस नहीं जाननी, हाइट तो फिर यहाँ तक, ये कैपिलरी की हाइट तो लेंथ तो कुछ और ही है ना, कैपिलरी की लेंथ तो कुछ और है, मुझे लिक्विड की हाइट कितना वो राइज कर गया वो जानना है, ठीक है, कितना राइज कर गया वो मुझे इससे भी पता लगेगा, ये भी मेरी हेल्प होगा, मेनिस्कस भी मुझे निकालना पड़ेगा, एक मिनट रुको। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास h की वैल्यू आ गई 2s अपॉन r हो जी, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन दैट आई वांट, ये वो सोल्यूशन नहीं है,
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेनिस्कस का रेडियस लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेनिस्कस का रेडियस लेना पड़ेगा, और उसकी मदद से मुझे ये एक्शन जो है मेरे पास जो लग रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो मेनिस्कस की रेडियस की हेल्प से, मेनिस्कस की हेल्प से मैं सारा कुछ यहाँ पे डिटरमाइन करूंगी। तो मैं ये वाला पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट है, इसको मैं जूम कर रही हूँ। देखो मेनिस्कस है, जब हमने लेंसेज किए थे कनकेव एंड कन्वेक्स, तब हमने स्फेरिकल लेंस से निकाला था, स्फेरिकल लेंस से कनकेव लेंस पे निकाला था, कन्वेक्स लेंस पे निकाला था। उसी तरह से मान लो ये जो मेनिस्कस है ये एक स्फेरिकल स्फेरिकल मेनिस्कस का पार्ट है, इस तरह से ऐसे, ठीक है। इस तरह से स्फीयर का एक पार्ट है मेनिस्कस जो कैपिलरी के अंदर आया, इस तरह से कैपिलरी की ट्यूब है, ऊपर ये मेरे पास मेनिस्कस लगा है, यहाँ पे मेनिस्कस एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो ये मेनिस्कस है उसका रेडियस सेंटर से यहाँ पर ऐसे आ रहा है, अगर इसको ऐसे लूँ तो आ रहा है, ठीक है। तो मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगी, मेनिस्कस का रेडियस मैंने सेंटर से ले लिया, ऐसे आर, मोलार क्या है, मोलार क्या, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, कैपिटल आर इधर, ये काइंड ऑफ आप कह लो टॉप व्यू ले रही है, ठीक है। ये मेरे पास टॉप व्यू आ रहा है, ये आर के ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, दोनों के बीच को में ये जो लाइन ड्रॉ की है 90 का एंगल बना रही है, दैट मींस इनके बीच में ये एंगल यहाँ पे थीटा हुआ है, राइट। अभी ये जो थीटा है, हमने इस थीटा के बारे में निकाल, इस थीटा के बारे में जान लें, क्यों, क्योंकि इससे हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल के मिलेगी। अब मैं इस ट्राइंगल को आगे निकालती हूँ, ये थीटा, ये आर, यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए आर मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, ये कनकेव मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, ये चलो उल्टा बोल दिया मैंने, ट्यूब का, कैपिलरी ट्यूब का है दूसरा, कनकेव मेनिस्कस का। अगर ये मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो मेरे पास cos थीटा में दोनों की रेशो आ जाएगी, विच विल बी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो जो कैपिटल आर अगर मैं निकालना चाहूँ, ये वाला कैपिटल आर अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, आर अपॉन cos थीटा, यही आएगा, आर अपॉन cos थीटा आ जाएगा। अब यही आर अपॉन cos थीटा का मैं यहाँ पे फिल करूँ तो एच इज इक्वल टू 2s अपॉन आर अपॉन cos थीटा, वो ऊपर चला गया, अपॉन रो जी, या फिर रो जी आर। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई है हाइट की, अब मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आई है हाइट की, ठीक है। 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज पता चली है कि जो हाइट है, जो हाइट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ से भी देखो यहाँ से भी देखो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। जैसे हम अगर स्मॉलर रेडियस ऑफ ट्यूब मानो, चलो स्मॉलर रेडियस ऑफ ट्यूब ही है, मुझे मेनिस्कस का चाहिए था, तो मेनिस्कस का रेडियस आ रहा है, ये मेनिस्कस का है, ये नहीं उल्टा लिख दिया फिर से, स्मॉल आ रहा है मेरे पास ट्यूब का है, कैपिलरी ट्यूब का, ये मेनिस्कस का है, ठीक है। उसको ऐसे लिखना, चलो एच क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, 1 अपॉन रेडियस ऑफ ट्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मतलब इस तरह से आ जाएगा। और एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द सरफेस टेंशन, जितना सरफेस टेंशन उतनी ज्यादा हाइट होगी। अब देखो, मान लो मेरे पास ना एक कंडीशन आ गई कि मेरे पास तो कैपिलरी ट्यूब थी 5 सेंटीमीटर की, सुनो, मेरे पास कैपिलरी ट्यूब थी 5 सेंटीमीटर की, लेकिन मेरे पास हाइट ऑफ फ्लो, अगर मेरे फॉर्मूला में
फिल किया सारा, जो हाइट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है या राइज ऑफ लिक्विड है, हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड मेरे पास आएगी 7 सेंटीमीटर, लेकिन कैपिलरी ट्यूब की लेंथ तो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, लिक्विड ऐसे भर भर के निकलेगा, ऐसे ऐसे। भागो भागो, इतनी छोटे ट्यूब पे हमें नहीं रहना। नो, ऐसे केस में क्या होगा, मेरे पास एच देखो क्या है, एच का फॉर्मूला कि 2s cos थीटा अपॉन r रो जी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है कि जो रेडियस है, उस केस में क्या होगा, जो रेडियस होगा कैपिलरी ट्यूब का, जो रेडियस होगा कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, वो आपस में रिलेटेड है ना इस तरह से, उनका रिलेशन है। तो मैं पहले वाली इक्वेशन में आ जाऊंगी, यानी कि आर लिख लूंगी, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा की जगह पे 2s अपॉन आर रो जी, पहली वाली इक्वेशन में आ गई वो। ठीक है, अब मेरे पास देखो रो भी कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट है, और आर रो जी, जी भी कांस्टेंट है, रेडियस है, उसको मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई कैन से दैट एच आर मेरा ऊपर 2s अपॉन रो जी है, ठीक है, विच इज कांस्टेंट। तो बिफोर द राइज ऑफ लिक्विड एंड आफ्टर द राइज ऑफ लिक्विड, मैं ये कह सकती हूँ बिफोर द राइज ऑफ लिक्विड एंड आफ्टर द राइज ऑफ लिक्विड दोनों के सेम आ गए, एच आर, या तो कुछ नहीं है। ठीक है, एच आर, तो एक जैसे अभी कॉन्टिन्यूटी का लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी किया था, ए वी इज इक्वल टू वो चीज वाली है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जहां पर मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो नया मेनिस्कस बना फ्लो बढ़ने की वजह से, और जो हाइट एक्स्ट्रा मेरे पास निकल के आई है, वो जो एक्स्ट्रा हाइट है वो हमेशा कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, जो ओरिजिनल हाइट है। और जो वो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आया है मेनिस्कस का, वो भी वो ग्रेटर देन आएगा, वो लेसर भी आएगा, वो ग्रेटर देन आएगा जो ओरिजिनल मेरे पास रेडियस है। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब जिसकी इनसफिशिएंट हाइट होगी, तो ऑब्वियसली इनसफिशिएंट हाइट ही है, लेंथ तो उसकी 5 सेंटीमीटर, लेकिन फ्लो ऑफ लिक्विड की या राइज ऑफ लिक्विड की हाइट 7 सेंटीमीटर आ रही है। ऐसे केस में क्या होगा, तो लिक्विड है टॉप तक, यहाँ टॉप तक राइज हो जाएगी, यहाँ पर मेनिस्कस बना है पूरा ऊपर जाके, कैपिलरी ट्यूब है यहाँ तक पूरा अपने मेनिस्कस बना रहे पूरे टॉप तक, टॉप तक स्प्रेड हो जाएगा, टॉप तक राइज का जो स्प्रेड आउट हो जाएगा, नया रेडियस बना देगा, ऊपर जाके ना नया रेडियस बना देगा, थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड आउट बाहर की तरफ स्प्रेड आउट हो जाएगा। उस वक्त ये रेडियस बनेगा आर डैश, उस वक्त जो रेडियस बनेगा ना मेनिस्कस का इस तरह से, वो आर डैश बनेगा। और ऑब्वियसली जो हाइट है वो तो यही है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इतनी एक्स्ट्रा हाइट आ जाएगी, वो एच डैश बन जाएगी, एच डैश हाइट हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा हाइट तो ऑब्वियसली का मेरा देखो, बात क्या हुई है, मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन फ्लो ऑफ लिक्विड आ रहा है 6 सेंटीमीटर, 6 ले लेते हैं तो 6 सेंटीमीटर बना, तो मैं डैश मार देती हूँ, फ्लो ऑफ लिक्विड क्या है या राइज ऑफ लिक्विड क्या, मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। जब ऐसा कुछ हो कि इनसफिशियंट हाइट हो और राइज ज्यादा हो जाए कैपिलरी ट्यूब का, तो जो वो लिक्विड है बिल्कुल टॉप तक आ जाएगा, और इस तरह से अपने मेनिस्कस बनाता हुआ स्प्रेड हो जाएगा। जब वो स्प्रेड होगा, मेरे पास हाइट तो इतनी थी 5, यहाँ तक पूरी है, एक एक्स्ट्रा सेंटीमीटर स्प्रेड ऊपर तक बढ़ेगा, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर तक बढ़ेगा, वो एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, विच इज इक्वल टू एच डैश, विच इज इक्वल टू एच डैश। तो ऑब्वियसली ये वाली हाइट तो इससे कम ही है, तो एच डैश इज लेस देन एच, लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना था, लेकिन यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बढ़ गया, यहाँ पर कितना था इतना, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, तो मैं कह सकती हूँ जो नया रेडियस ऑफ कर्वेचर आया, जो नया रेडियस ऑफ कर्वेचर है विच इज आर डैश इज ग्रेटर देन जो पहले वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर था आर। ठीक है, तो ये मेरे पास ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स है। अब ये जो सरफेस टेंशन का टॉपिक है, थोड़ा सा उसके बारे में और देखते हैं। तो सरफेस टेंशन है, इसको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, सरफेस टेंशन के ऊपर कितनी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है।
सबसे पहले तो है कंटेमिनेशन का। मान लो जो वाटर सरफेस है तो उसके ऊपर धूल मिट्टी पड़ी है, डस्ट है, ऑयल है, ग्रीस है, वाटर सरफेस के ऊपर है। जो सरफेस टेंशन है पानी का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अगर पानी गंदा है उसका सरफेस टेंशन अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है। और उसको साफ कैसे करते हैं, उस पानी के अंदर छोटा सा पीस कैंपर का डाल देते हैं और वो साफ हो जाता है। थोड़ा सा सरफेस टेंशन जो है वाटर का वो और भी ज्यादा वैसे थोड़ा सा कम हो जाता है क्लियर वाटर के अंदर, वो डांस करते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट का मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसी सब्सटेंस जो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, बहुत ही ज्यादा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जिसको कहते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्युबल है, वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है। और जो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल है, जैसे कि फिनॉल, फिनॉल क्या है, पार्शियली सॉल्युबल है, इसके साथ लिख दो, फिनॉल के पार्शियली सॉल्युबल है, वो सरफेस टेंशन जो है पानी की वो कम कर देगा। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी इम्पैक्ट पड़ता है। टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ा, सरफेस टेंशन कम हुई, टेम्परेचर बढ़ा, सरफेस टेंशन कम हुई। ठीक है। और जो सरफेस टेंशन लिक्विड की वो जीरो हो जाती है खास टेम्परेचर पे, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, जो सरफेस टेंशन होती है लिक्विड की वो जीरो हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक चीज है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स के बारे में भी हमने क्लास 10th में शायद पढ़ा था, है ना, कि जो क्लींजिंग एक्शन है वो कैसे होता है। तो डिटर्जेंट का जो क्लींजिंग एक्शन है उसमें भी सरफेस टेंशन क्या है, हेल्पफुल होती है। देखो जो ऑयल है, ऑयल के दाग हो गए, ग्रीस के दाग हो गए, गंद कपड़े हैं, देखो गंदे कपड़े, डर्टी क्लोथ है, डर्टी क्लोथ पे क्या होगा, दाग होंगे, तेल के दाग, मिट्टी के दाग, ग्रीस के दाग, कीचड़ के दाग, केचप के दाग। ठीक है। अलग चीजों के दाग है। दैट मीन्स वो स्टेन क्यों है इसके ऊपर, वो अभी भी प्रेजेंट है, वो ऑयल, वो ग्रीस, वो केचप, ये जो कंपोनेंट्स अभी भी पॉसिबल है। अगर आप इसको सिंपल पानी से धो लोगे, इफ वी यूज ओनली वाटर, नो डिटर्जेंट और सोप, ओनली वाटर, तो जो पानी है उसकी ये कोशिश है मैं अपना जल्दी से सरफेस टेंशन को कम करूं, है ना। पानी है, देखो फिनोल है, या फिनोल ले लो, सोप भी ले लो, सोप भी स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, डिटर्जेंट भी स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, सरफेस टेंशन कम करते हैं। जब ओनली वाटर है उसको उतना उतना सरफेस टेंशन नहीं घटा पाएगा। सरफेस टेंशन नहीं घटा पाएगा मतलब कि जो कपड़ों के, कपड़ों के जो वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनके बीच में से निकल के नहीं जा पाएगा। अगर जाएगा भी तो ग्रीस ऑयल को इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बट इफ वी ऐड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट और सोप, ये वैसा होगा, वो उसके सरफेस टेंशन को कम कर देगा ना, पानी की सरफेस टेंशन जब और भी ज्यादा कम हो जाएगी, तब वो पानी उन होल्स के बीच में से गुजरेगा अच्छे से, इन सभी के बीच में से गुजरेगा। और जो डिटर्जेंट है वो उन हाइड्रोफोबिक, देखो पानी है, ये जो ऑयल होता है, ग्रीस होता है, ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं ना, ये पानी के साथ क्यों नहीं जाते, पानी से डरते हैं। लेकिन जब इनके अंदर सोप और डिटर्जेंट घुसे होते हैं पानी के अंदर, जब सोप और डिटर्जेंट मिला होता है तो ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के साथ चिपक जाते हैं, साथ चिपक जाते हैं, फिर फ्लो ऑफ वाटर आते हैं, वो उनको अपने साथ निकाल के ले जाते हैं, जो वो टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं कपड़ों की, तो सारा एक्शन हो रहा था। ठीक है। तो जो क्लींजिंग एक्शन है उसके लिए हम क्या कहते हैं, जो सोप और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप होती है हेयर पिन जैसी, ऐसे, एक टेल होती है और एक ऊपर हेड होता है। ठीक है। तो डिटर्जेंट डिजोल्व हो गया पानी में, जो हेड है हेयर पिन का वो अलग निकल जाएगा, वो ऑब्वियसली वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, हेड जो है वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। जो टेल होती है, टेल होती है वो किस तरफ अट्रैक्टेड होती है,
ऑयल ग्रीस उसकी तरफ अट्रैक्टेड होती है, ऑयल और ग्रीस की तरफ। ठीक है, तो जब क्लोथ भरे होते हैं ग्रीस स्टेज पे और उनको डिप किया जाता है उस पानी में जिसके अंदर डिटर्जेंट वगैरह है, तो पॉइंटेड एंड है, ये पॉइंटेड एंड है, ये टेल है जो पॉइंटेड एंड है टू डिटर्जेंट मॉलिक्यूल की, वो अटैच हो जाती है टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रीस इसके अंदर वो अटैच कर गई। जब वो अटैच हो जाएगी, एक उनके अंदर एक बॉन्ड बन जाएगा या कहते हैं इंटरफेस बन जाएगा, और जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी पानी की, वो डिटर्जेंट वाले पानी की। ठीक है, और जो जब उसके ऊपर से और पानी डाला जाएगा, वो ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर वो निकल जाएगा ऐसे बाहर। जब वो बाहर निकल गए, वो ग्लीस वो ऑयल वो सब रिमूव हो जाएगा। वो सिंपल वाटर से रिंस करोगे या रनिंग वाटर में रिंस करोगे, अच्छे से साफ हो जाएंगे, सारा ऑयल ग्रीस सभी कंपोनेंट्स को निकल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखो, जब भी वाटर के अंदर हम फिनोल डाल देंगे या सोप डाल देंगे या डिटर्जेंट डाल देंगे, जो सरफेस टेंशन होगी वाटर की वो कम हो जाएगी। वाई बिकॉज दीज थ्री आर स्पैरिंगली सॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल। अगर कंप्लीटली सॉल्युबल होती तो जैसे पानी के अंदर नमक घुल के गायब हो जाता है, फिर डिटर्जेंट भी गायब होता, वो क्यों नहीं गायब होता? पानी का कलर भी चेंज कर देते हैं और ऊपर वो एक झाग भी बना देते हैं प्रॉपर, तो ऐसा नहीं होता है। या पानी के अंदर आपने सोप का थोड़ा सा पार्ट डाल दिया, उसका कलर कैसे चेंज हो सकता है? क्यों? बिकॉज वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से सरफेस टेंशन की हेल्प से भी क्या है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिटर्जेंट का जो क्लींजिंग एक्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप्स आपको सारा चैप्टर समझ में आया, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, और इसके लिए काफी आपको रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं इसके। तो होप्स ये होल क्लास श्रुति आपके लिए यूजफुल थी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।